अस्सलाम वालेकुम। अलीफ़ एकेडमी की तरफ से जितने भी हमारे इस चैनल के मुसलमान भाई बहन हैं वो सबको खूब खूब माह रमज़ान मुबारक हो। और इस महीने में सभी के जितनी हो सके उतनी इबादत करनी है और रब को राज़ी करना है। ठीक है। हम इसके पहले वाले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो देखे थे समाज के अंदर, उसके अंदर हमारे काफ़ी जो क्वेश्चन के आंसर थे वो कवर हो गए थे। अब अपने देखेंगे ये चैप्टर के अंदर पार्ट 3 जो छेल्ला है ये चैप्टर का, और इसमें से जो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर समझेंगे उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आंसर पूछाते हैं बोर्ड के अंदर और वो आईएमपी टाइप है। ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अगर जो पार्ट 2 में अगर आपको कुछ क्वायरी हो, कुछ समझ में नहीं आए वर्ड्स, कुछ नए शब्द लगे हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो हमने इसके पहले देखे थे जो सब क्वेश्चन 7 तक के। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। तो क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 8 में ये बोला गया है कि जो आर्य અને द्रविड़ संस्कृति विगतो आपो। अपने को इसके अंदर जो पहले की जो प्रजा आई हुई थी, आर्य प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति, मोगोलोइड प्रजाति, किरात प्रजाति, बहुत सारे सब अलग अलग नाम में अलग अलग तरह की 6 से आसपास प्रजा आई हुई थी। तो अगर इसका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर घुमा फिरा के पूछे अथवा में, तो किस तरह पूछा सकता है वो भी अपने देखते। तो इसमें पूछा सकता है, भारतनी एक प्राचीनतम प्रजा तरीके आर्यो અને દ્રવિડોનો परिचय आपो। तो दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ आप सबने नोट करी है, देखो ये आर्य और द्रविड़ इसमें भी आया और आर्य और द्रविड़ इसके अंदर भी आया है। तो अपने ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अपने को ध्यान रखना है कि ये पूछना क्या चाहते हैं, आर्य प्रजा के बारे में, आर्यों की संस्कृति के बारे में, और द्रविड़ प्रजा या तो द्रविड़ संस्कृति के बारे में। तो अपने इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन को अपनों ने कंबाइन करा हुआ है और कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन हो गए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके मन में क्वेश्चन होता है कि सर 3 मार्क्स का चैप्टर है और 3 मार्क्स का चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन आंसर है। तो हमने इसको ईजी लैंग्वेज में और तुरंत याद हो जाए ईजी से, वैसे हमने इसको बनाने की कोशिश करी है अलीफ़ एकेडमी के तरफ से। ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला अपने देखते हैं आर्य प्रजानी संस्कृति। तो जो आर्य प्रजानी संस्कृति थी उसके अंदर अपने पहला टॉपिक देखते हैं, आर्य संस्कृति અને सभ्यताना निर्माता હતા। तो जो आर्य प्रजा थी, अभी हाल में जो आर्य संस्कृति जो देखी जाती है, उनकी जो सभ्यता जो देखी जाती है, ठीक है, जो लोग, तो उनके सब निर्माता का जो भी फाड़ो किसको जाता है, आर्य प्रजा को, पहले के जो थे। चलो उसके बाद अपने देखते हैं दूसरा टॉपिक, आर्य प्रकृति प्रेमी હતા। તેઓ વૃક્ષો, નદીઓ, પર્વતો, સૂર્ય, વાયુ, વરસાદ वगैरह पूजा तथा आराधना करता था। तो अपनों ने इसके पहले जो पार्ट 2 था उसमें भी अपनों ने देखा कि जो पहले की जो प्रजा थी वो सब कैसी थी, प्रकृति प्रेमी थी, पर्यावरण प्रेमी थी, वनस्पति प्रेमी थी, वन्य जीवन के आदर भाव रखती थी, उनके प्रति प्रेमी थी। ठीक है। तो पहले की जितनी भी सब प्रजाति वो सब कैसी थी, प्रकृति प्रेमी थी। तो उसी के अंदर अपना बात कर रहे भी आर्यों की। तो जो आर्य थे वो भी इसी तरह प्रकृति प्रेमी थे। अपने इनके बारे में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो वर्ड्स है वो एकदम ईजी है, आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसके बाद अपना देखते हैं दूसरा पॉइंट, आर्योनी मुख्य वस्तीवाड़ा प्रदेश ने आर्यवत नाम આપવામાં આવ્યું હતું। तो ये कदाच पूछा सकता है सेक्शन ए के अंदर कि आर्योनी मुख्य वस्तीवाड़ा प्रदेश ने क्या नाम है ओळखવામાં આવતું હતું, या तो यूँ पूछा सकता है आर्योनी मुख्य वस्तीवाड़ा प्रदेश ने शू नाम આપવામાં આવ્યું હતું। तो क्या नाम दिया गया है, आर्यव्रत। ठीक है, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। चलो उसके बाद देखते अपने अगला नेक्स्ट टॉपिक, आर्यो शुरुआत में वावव्य में रहता था। एक ये नाम है वावव्य, सब अलग अलग तरह से। ત્યાં 7 मोटी नदियों वहती थी और वहाँ पे 7 अलग अलग बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी।
તેથી તે પ્રદેશને સપ્ત સિંधु नाम આપવામાં આવ્યું। तो इसके अंदर अपने को याद क्या रखना है कि जो आर्य शुरुआत में कहाँ पे रहते थे, वायव्य में, ठीक है। और वहाँ पे कैसी 7 बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी और उसके वजह से वो प्रदेश को क्या बोला गया है, सप्त सिंधु। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 7 बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी, उसके ऊपर से क्या नाम दिया गया है, सप्त सिंधु। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अपने अगला टॉपिक नेक्स्ट। आर्य राजा भरत के भरत जाति ना नाम पर थी और वो टाइम के जो आर्य प्रजा के या तो आर्य वंश के जो राजा थे उनका नाम क्या था, भरत, या तो क्या बोला है, भरत जाति ना नाम पर थी। अब अपना भारत देश को जो नाम दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो आर्य के जो राजा थे उनका नाम क्या था, भरत, या तो जो भरत जाति होगी वो नाम पे से क्या नाम दिया गया है, भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष के भारत જેવા નામોથી ઓળખવા લાગ્યો। तो अपने को सबको आइडिया आ गया होगा, ठीक है, किसके जो नाम है कैसा है। तो पहले की जो प्रजाति, उनके जो भी राजा महाराजा होते थे उनके ऊपर से भी क्या नाम धीमे धीमे जो है विकास होकर ना भारत नाम अपने को अभी हाल में देखने मिलता है, ठीक है, अपने देश का नाम। जो सिंधु नदी है उनको अपने इंग्लिश में भी इंडस बोलते थे, ठीक है, उसके ऊपर से इंग्लिश में वर्ड्स है इंडिया, ठीक है, वो भी अपने लगभग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा अपने दूसरे लोगों से सुनते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आर्यों ने भारत में भव्य और समृद्ध सांस्कृतिक वारसो आप्यो है। तो सभी प्रजा का फाड़ा है। अपने जो भारत की जो संस्कृति है उसके अंदर पहले से लेके अभी तक के जितने भी सब लोग हैं, जितने भी सब युग गए, जितने भी सब प्रजा गई, सभी का इसके अंदर महत्व का फाड़ा देखने मिलता है। तो आर्यों के अंदर अपने को इतना ही दिया गया है, ठीक है, टॉपिक। और आई होप आप सब कुछ में समझ पड़ी होगी। अगर नहीं समझ पड़े आपको तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट करना है, शर्माना नहीं है। जो टॉपिक आपको ना समझ पड़े, जो पॉइंट आपको नहीं समझ पड़ती है वो आप पूछ सकते हो। चलो अपने स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट, द्रविड़ प्रजा की संस्कृति। अब ये भी एक नाम है, जैसे अपने देखा आर्य प्रजा, वैसे ये कौन सी प्रजा है, द्रविड़ प्रजा, ठीक है। तो द्रविड़ प्रजा की भी अपने थोड़ी संस्कृति देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर पूछा थे परीक्षा में। जो 6 प्रजा दी गई है, 6 प्रजा में से कोई ना कोई एक तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे को पूछाएगा ही। कुछ एक भी पूछा सकते हैं या तो 2 भी पूछा सकते हैं। तो अपने को ये सभी याद करने पड़ेंगे। 6 अगर अपने याद करेंगे तो उसमें से कदाच कोई 1 या 2 पूछा हुआ है तो अपने लिए बेनिफिट, अपने लिए फ़ायदा कारक होगा, ठीक है। तो अपने देखते हैं, द्रविड़ो पाषाण युगથી संस्कृति અને મોહેંજો-દડો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના સર્જકો મનાય છે। तो जो सिंधु खीण की संस्कृति और जो पाषाण युग की संस्कृति, अगर ये दोनों दो की बात की जाए, अगर ये दोनों दो की संस्कृति का जो फाड़ा है वो किसको जाता है पूरा का पूरा, तो द्रविड़ों को जाता है। क्योंकि ये दोनों दो जो संस्कृति के जो सर्जक थे वो कौन थे, द्रविड़ थे, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि पाषाण युग की संस्कृति और मोहेंजो-दड़ो, अगर अपने दूसरी भाषा बोले तो कहाँ पे पाई गई थी मोहेंजो-दड़ो, कहाँ पे उसकी अपने पुरातत्व मिले थे, तो सिंधु खीण की नदी के वहाँ से अपने इसके अवशेष मिले थे। तो ये दोनों दो का जो है, ठीक है, वो फाड़ा पूरा द्रविड़ों को जाता है। देवी माता रूपे અને परमात्मा ने पिता रूपे मानता था। तो जो देवी और जो परमात्मा का जो ख्याल है, ठीक है, तो कौन सी प्रजा पे से आया या तो कौन से प्रजा पे से उसका ख्याल विस्तृत हुआ, ठीक है। तो वो कौन सी प्रजा पे से हुआ, द्रविड़ प्रजा पे से। तो दूसरे पॉइंट में यही दिया गया, देवियों ने माता रूपे और परमात्माओं ने पिता रूपे मानता था। तो वो इस तरह मानते थे। तीसरा टॉपिक, धूप दीप અને આરતી વડે દેવદેવીઓની પૂજા કરવાની પ્રથા દ્રવિડોનો વારસો મનાય છે, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हाल में आप सभी देखते होंगे हिंदू धर्म से भी जो जुड़े हुए, ठीक है, अपने चैनल में, तो आपको भी मालूम होगा कि जो देव देवी की जो पूजा करी जाती है तो वो कौन सी प्रजा का जो वारसा देखने मिलता है, वो द्रविड़ प्रजा का वारसा देखने मिलता है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं अपने। तेओ आकाशी ग्रहों, होड़ी, तरापा, कांतवू, वणवू, रंगवू वगैरहનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા। तो वो ये सब इसके अलावा भी ज्ञान धराते थे, एक कला कौशल्य जो अपने बोल सकते, ठीक है, उनके वहाँ। तो उनका ये सब का ज्ञान था। तो इसके आगे देखते हैं एक और टॉपिक, द्रविड़ कुळनी तमिल। जो द्रविड़ लोग थे उनकी भाषा यही है। द्रविड़ कुळनी कई भाषा हती, अगर पूछा तो क्या हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह भाषाओं बोलता लोगों आज दक्षिण भारत में जोवा मळे छे। तो द्रविड़ कुळ की अभी हाल में भी जो है, ठीक है, भाषा
तो इसका जो वारसा है भाषा का वो अभी हाल में दक्षिण भारत में जो अपने साउथ जो नीचे भाग आया हुआ है, ठीक है, भारत के तो उसको बोलेंगे दक्षिण भारत, तो वहाँ पे ये सब भाषा भी हाल में भी बोली जाती है। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार अपने देखते हैं। खाली अपने जवाब ही नहीं समझना है, जवाब याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन समझ के उसके ऊपर से अपने को क्वेश्चन के आंसर अपने लिखना है। ठीक है, और वो याद करने की कोशिश करनी है। तो अपना क्वेश्चन ये था, आर्य અને દ્રવિડ સંસ્કૃતિની વિગતો આપો अथवा भारतની एक प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब क्या होगा, सबसे जूनी जो होती प्रजा उसको बोलेंगे प्राचीन, जो जूनी चीज़ है उसको बोलेंगे अपने प्राचीन प्रजा तरीके आर्यों द्रविड़ों ने परिचय आपको। तो अपनों ने अभी हाल जस्ट देखा। और जिसको जो लोग को PDF चाहिए, जो विद्यार्थियों को, या तो वाला जो शिक्षक मित्रों है, या तो जो विद्यार्थी मित्रों, या तो वाली मित्रों, ठीक है, तो वो सब अगर जो भी PDF लेना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो के नीचे जो आप देखना जो लिंक है, ठीक है, तो इसमें भी आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो अलीफ एकेडमी के तरफ से। चलो अपने देखते जो मेन टॉपिक है छे प्रजा के बारे में। भारतनी प्राचीनतम प्रजानो परिचय आपो। अब यहाँ पे बात आ गई है सबकी। अब सबके बारे में अपने थोड़ा थोड़ा स्पीड में देख लेंगे कि अगर पूछा हुआ कहीं से कोई भी प्रजा के बारे में तो अपने लिख सके। तो भारत के प्राचीनतम प्रजा टोटल कितनी थी, 6 थी। ठीक है, पहली कौन सी थी, नेग्रिटो। नेग्रिटो को अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोला जाता था, हब्सियो। ठीक है, चलो उसके बाद ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड का अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, निषाद। इसी तरह द्रविड़ो, अभी हाल ही अपनों ने देखा, ठीक है, द्रविड़ के बारे में। और इसके बाद है अल्पाइन, डिनारिक और ओमेलॉइड। ठीक है, ये जो तीन प्रजाति ये साथ में आई थी, ठीक है, वो टाइम पे। इसके बाद है मोगोलॉइड। मोगोलॉइड को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, किरात। और आर्यो को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, नॉर्डिक। तो ये अपने 6 प्रजा का नाम था। तो पहली प्रजा के बारे में देखते हैं, नेग्रिटो, हब्सियो बोल सकते हैं। नेग्रिटो अथवा निग्रो, ये 2 नाम हैं उनके। भारतना સૌથી प्राचीन निवासी है, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं जो, ठीक है, चौपड़ी के अंदर कि ये जो प्रजा ये सबसे कैसी है, प्राचीन निवासी प्रजा है, सबसे पहले ये आई थी। अब ये कहाँ से आई थी, तो ये कहाँ से आई थी, अफ्रीका में से। कहाँ से आई थी, अफ्रीका में से। तो अपने को याद रखना कि नेग्रिटो क्यांથી भारत આવ્યા था, तो अफ्रीकाમાંથી नेग्रिटो भारत આવ્યા था। क्योंकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि हर बार जो है, ठीक है, बैठा पेपर नहीं आता है। चौपड़ी के अंदर का पूरा जो है अगर अपने अच्छे से पूरा समझेंगे तो भी तभी अपने उसके क्वेश्चन का आंसर जो है, तो अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के अगर पूछते हैं तो अपने उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपने को सही से सब समझना पड़ेगा। तो अफ्रीका में थी भारत આવ્યા હતા। श्याम, अब अपने इनकी बात करते हैं खासियत की। ठीक है, नेग्रिटो की अगर खासियत पूछा कि नेग्रिटो अथवा हब्सियों की खासियत कई कई थी, तो अपना बात करते हैं खासियत की। तो पहला श्याम वर्ण का मतलब क्या होगा, रंग। काउंस में दिया ही गया है कि आपको इजीली समझ पड़ सके अंदर। और दूसरा इनके अपने बात करते हैं ऊंचाई, हाइट की। तो 4 से 5 फुट ऊंचाई। ठिंगड़े जो बोलते हैं ना अपने, ठिंगड़े बटके, ठीक है, तो 4 से 5 फुट जो एक नॉर्मल जो आपकी उम्र होती होगी, एक दो जो छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की जो उम्र है उसको बोलेंगे 4 से 5 फुट की ऊंचाई। इन शॉर्ट में वो कैसे होते थे, थोड़े ठिंगड़े बटके होते थे। उसके आगे बात करते हैं, और माथे वाकड़िया वाड़, और उनके जो बाल होते थे, ठीक है, वो कैसे होते थे, एकदम वाकड़िया। मैगी नूडल्स देखिए, ठीक है, जो नूडल्स कैसे आ रहे थे एकदम गोल होते। अगर आप देखते हो तो आप सर्च मारना, ठीक है, जो अफ्रीका में जो, या तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके बाल आप देख सकते हो गूगल में सर्च मार के। ये तेमनी शारीरिक विशेषता थी, और ये सब उनकी क्या थी, शारीरिक उनकी खासियत है शरीर की। तो फिर से अपने एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो नेग्रिटो या तो जो निग्रो, ठीक है, ये जो प्रजाति ये कैसी थी, एकदम प्राचीन निवासी थी। और ये कहाँ से आई हुई थी, तो ये अफ्रीका में से आई हुई थी, ठीक है, भारत में। अगर अपने इनकी बात करेंगे खासियत की, तो ये इनका खासियत में इनका जो रंग था कैसा था, एकदम श्याम का मतलब कैसा होगा, थोड़ा सावला टाइप, ठीक है। और इनकी जो हाइट थी, इनकी हाइट कितनी थी, 4 से 5 फुट ऊंचाई। और इनके जो वाड़ तो कैसे थे, वाकड़िया वाड़। तो ये कैसी थी, इनकी शारीरिक विशेषता थी। चलो उसके बाद अपने बात करते हैं ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा, निषाद प्रजा। तो निषाद प्रजा कहाँ से आई थी, अग्नि एशिया में से आई हुई थी, ठीक है। और
ये भी सेम भारत में ही आई थी, ठीक है। एशिया में से अपना भारत देश में, इसके अलावा भी दूसरे बहुत देश है, ठीक है। तो ये आपको बता दो अगर आपको मालूम ना हो तो। अब अपना बात करते हैं, आर्य तेमने निषाद कहता था। तो जो दूसरा दिया गया ना जो नाम, उसका निक नेम, अब एक नाम तो होता है, एक के अलावा दूसरा नाम पाड़ देते अमुक, या तो दूसरा नाम रख देते। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलॉइडों का दूसरा नाम किसने रखा था? तो आर्यों ने रखा था। आर्यों ने क्या बोला था इनको? निषाद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। श्याम रंग, लांबो ने पौड़ो माथू, इनका जो रंग था वो भी सेम, दोनों भाई भाई थे, नेग्रिट और ऑस्ट्रेलॉइड। श्याम रंग, लांबो अने पौड़ो माथू, इनका जो फेस था, ठीक है, वो कैसा था? लंबा और पौड़ा, थोड़ा मोटा टाइप। चपटू नाक, उनकी जो नाक थी वो चपटी थी। टूकू कद, सेम ऊपर जो अपनों ने देखा टूका कद, ये तेमनी शारीरिक विशेषता थी और इनकी भी सेम यही कंडीशन, सेम यही खासियत देखने मिलती थी, ठीक है शरीर की। भारतनी कोल अने मुंडा, ये एक जाति का नाम है। क्या है? ये एक जाति का नाम, ठीक है। ये इंसान नहीं है, इनकी ये जाति का नाम है, कोल अने मुंडा जाति में। और इसी तरह असम ने खांसी प्रजा में, और अपने बात कर रहे हैं अब असम की, तो असम में कौन सी प्रजा है? खांसी प्रजा। इसी तरह अने निकोबार तथा म्यांमारनी जातियों में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा जोवा मळे छे। तो ये सब जगह ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा देखने मिली। कहाँ पे? तो कोल अने मुंडा, ठीक है, वहाँ पे असम की खांसी और निकोबार और म्यांमार, ठीक है, ये सब जगह पे ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा देखने मिलती है अभी हाल में जोवा मळे छे, ठीक है। त्यारे चलो आगे देखते हैं। माटीना वासणों बनाओ। अब इनके अपने बात करते हैं काम की, कार्य की, कि क्या क्या करते थे। जिस अपनों ने इसके पहले देखा था आर्यों के बारे में, वो अलग अलग ज्ञान धराते थे, ठीक है, आर्यों। तो अब ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो ऑस्ट्रेलॉइड में देखते हैं, माटीना वासणों बना हुआ, मट्टी के वासण बनाते आते थे उनको। खेती काम करवू, सुतराव कापड़નું वણાट काम। सुतराव कापड़નું वણાट काम का मतलब क्या होगा? जो आप देखते हैं जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जो उसको बोलेगा वણાट काम, कपड़े बनाना वगैरह कौशल्यों तेमज धार्मिक मान्यता धरावता था। ये सब वो कौशल्य तो धराते थे, ये सब उनके वहाँ खूबी खासियत तो थी। और इसके अलावा भी वो क्या धराते थे? धार्मिक मान्यता, वो कोई ना कोई धर्म को मानते थे या तो उनकी मान्यता धराते थे। भारतनी संस्कृति और सभ्यताना विकास में तेमनो नोंधपात्र फाळो छे। तो ये भी अपने इनका भी फाड़ा है, ठीक है। चलो उसके बाद द्रविड़ के बारे में अपने समझेगा नहीं, क्योंकि पहले अपनों ने समझ लिया, पूरा वही है, रिपीट हो रहा है, आप सब देख सकते हो, वही आया देखो फिर से अंदर, भाषा भी वही बता रही है पूरी सब, तो अपने इसको नहीं समझेंगे। इसके बाद है अल्पाइन, डिनारिगा और ओमेनोइड। तो इनका कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, इसके लिए इनके बारे में कुछ इतनी डिटेल पाई गई भी नहीं है और दी गई भी नहीं है, पर इतना अपने को खाली अंदाजा मिला है कि ये प्रजा भी अपना भारत के अंदर आई हुई थी, अल्पाइन, डिनारिक अने ओमेनोइड। और इसके बारे में इतना पूछा तभी नहीं है, फिर भी अपने एक बार देख लेंगे, कदाच पूछा गया तो अपने इसको अटेम्प्ट कर सके। आ प्रजा मध्य एशिया में भारत आई थी। तो सब जगह से जो भी प्रजाति वो सब अपना भारत में ही आई थी, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो अपने एक पॉइंट मिल गया कि जो भी सब प्रजाति वो सब कहाँ आई थी? भारत में आई थी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हो। आ त्रणेय जातियों समान शारीरिक लक्षणों धरावती थी। ये तीनों तीन साथ में नाम लिखा है तो कुछ तो खासियत होगी, अल्पाइन, डिनारिक और ओमेनोइड की। तो तीनों तीन कैसे थे? एक ही शारीरिक लक्षण वाले थे, एक ही तरह के थे, सब थे, ठीक है। तो इसके लिए उसको बोला गया त्रणेय जातियों समान शारीरिक लाक्षणिकता धरावती थी। आ प्रजा गुजरात, अब ये बात करते हैं कहाँ पे देखने मिलती है। गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, झारखंड वगैरह प्रदेशों में जोवा मळे छे। इसका बात करते हैं मोगोलॉइड, किरात। तो ये देखते हैं, आ प्रजा चीन में थी, तिबेट थईने, ये चीन के अंदर आया हुआ है एक तिबेट, ठीक है, जगह का नाम है। तिबेट थईने भारत आई थी। तो ये प्रजा जो मोगोलॉइड थी, इनको अगर दूसरी भाषा में अपने बोलेंगे, दूसरा नाम क्या इनका? किरात, ठीक है। तो ये चीन में से अपने भारत में आई थी। तो उत्तर में कहाँ बाजू? असम, और पूर्व में कहाँ बाजू? बंगाल, सिक्किम, भूटान वगैरह। तो ये जो नाम दिए गए ये पूर्व के नाम है, बंगाल, सिक्किम, भूटान वगैरह प्रदेशों में वस जाता। और वहाँ से आके ये सब जो नाम है, सिक्किम, भूटान और बंगाल और असम, वहाँ पे ये इन्होंने खुद की शुरुआत करी थी रहने की। आगे देखते हैं। समय जताते हुए भारतीय बनी गया। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो स्थलांतर करता है, स्थलांतर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जाके रहते हैं, ठीक है, तो वो जो थोड़े टाइम बाद रहता तो वो कहाँ के हो जाते, वो वतनी हो जाते वो जगह के। तो इसी तरह ये जो चीन में से ये होके आई थी जो मोगोलॉइड जो प्रजा,
वो भी अपना भारत में आके क्या बन गई थी, भारतीय बन गई थी। अब अपने उनकी थोड़ी खासियत की बात करते हैं। तो खासियत में देखते हैं उनका रंग कैसा था, पीला, हल्का एकदम पीला टाइप, जो भूरे थोड़े गोरे टाइप होते, ठीक है। चलो उसके बाद चेहरे उनके जो थे वो कैसे होते थे, एकदम उपसेले होते थे, गाल, बादाम आकार की आंखें होती थी और चपटू नाक। तो अपने इन शॉर्ट में अगर अपना समझने जाओ तो चाइना वाले, ठीक है। अगर अपना फेस मिला हो तो इनसे मिलता जुलता था, ऐसा लगभग मालूम पड़ा है। तो ये भी इनकी क्या थी, शारीरिक विशेषता थी। तो चलो उसके बाद देखते हैं अपने आगे आर्यो नॉर्डिक। तो ये तो अभी अपनों ने समझ लिया थोड़ी देर पहले ही, जब अपनों ने समझा था द्रविड़ और आर्यो दोनों वो टाइम पे ही। तो आज का अभी ये जो क्वेश्चन था अपना, कौन सा क्वेश्चन था, भारतनी प्राचीनतम प्रजानो परिचय आपो। तो भारत की प्राचीनतम प्रजा कितनी है, टोटल 6 है। कौन सी, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, द्रविड़ो, अल्पाइन, डिनारिक और ओमेनोइड, ये तीनों साथ में आई थी, इसके लिए साथ में नाम है। फिर मोगोलॉइड और आर्यो। तो इसके बारे में अपनों ने समझा है, और इसमें आपको कुछ ना समझ पड़ी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं अपना थोड़ा गुजरात के बारे में। अब अपनों ने भारत की बहुत चीज़ें देख ली, ठीक है, वारसे देख लिए, संस्कृति देख ली, प्रजा देख ली, तफावत देख लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक के। तो अब अपना थोड़ा देखते हैं गुजरात का सांस्कृतिक वारसा, कि गुजरात का वारसा कैसा था। तो पहला, गुजरात के वारसे में सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्व स्थलों। पुरातत्व स्थलों का मतलब क्या होगा, जो जूने जो दबे हुए मिट्टी में होते हैं तो उनको अपने बोल सकते हैं पुरातत्व स्थलों। और पुरातत्व स्थलों की जो होती है शोध, वो कौन से खाते द्वारा होती है, तो उनकी होती है पुरातत्व विभाग द्वारा उनकी शोध होती है। तो ये अपना ध्यान रखना, पुरातत्व का मतलब क्या होगा, जो जूनी चीज़ होगी और जो कहाँ पे पाई जाती होगी, अंदर मिट्टी में दबी हुई जो पाई जाती होगी वो होगी पुरातत्व। जैसे कि जो मोहेंजोदड़ो जो था, ठीक है, उसके नगर रचना वो भी ज़मीन में सी पूरी पुरातत्व खाता द्वारा मिली थी उसकी जानकारी, ठीक है। तो अपने उसको मान सकते हैं पुरातत्व स्थलों। देखते आगे अपने पुरातत्व स्थल ऐसे कौन से गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर लोथल है। लोथल कहाँ पे आया हुआ है, तो ढोलका तालुका, बराबर, कौन से तालुके में आया, ढोलका। इसी तरह रंगपुर में भी पुरातत्व स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है गुजरात के अंदर। तो ये कहाँ पे आए हुए हैं, सुरेंद्रनगर जिले में। धोड़ावीरा, तो धोड़ावीरा कहाँ पे आया हुआ है, कच्छ जिले में। रोजड़ी के श्रीनाथगढ़, तो ये भी कहाँ पे आया हुआ है, राजकोट जिले में। तो ये सब जगह भी गुजरात के संस्कृति और पुरातत्व स्थल देखने मिलते जूने पौराणिक। ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल का मतलब क्या होगा कि जो एकदम जूने जूने हो गए उसको अपना बोलेंगे ऐतिहासिक स्थल हो, ठीक है। जो जूने जूने हो गए एकदम पहले के उसको बोलेंगे ऐतिहासिक स्थल हो। तो इसके अंदर अपने देखेंगे वड़नगर प्रख्यात कीर्ति तोरण। तो वड़नगर के अंदर अपने ये ऐतिहासिक कीर्ति तोरण माना गया है, ये पॉपुलर है। इसी तरह जूनागढ़ में गिरनार पर्वतनी तळेटी में सम्राट अशोकनो शिलालेख। तो जूनागढ़ के अंदर भी जो पर्वत की जो तळेटी में जो उनका शिलालेख पाया गया है सम्राट अशोक का, वो भी कैसा है, एकदम ऐतिहासिक है। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, आगे आएगा भी ये आपके चैप्टर में, तो देखेंगे तीसरे चैप्टर में। तो ये भी अपने गुजरात में ही आया हुआ है, तो अच्छी बात है अपने लिए, गर्व की बात है। इसके आगे देखते हैं चांपानेरनो किल्लो और दरवाज़ो। इसके अलावा विरमगामनु मुनसर तलाव। फिर अहमदाबाद में सौथी मोटी जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद अहमदाबाद के अंदर आई हुई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी है, झूलता मीनारा। फिर बारीक कोतरनी वाली सीधी सैयदनी जाड़ी, तो ये काई के लिए ज़्यादा फेमस है, तो ये उनकी जो झाड़ी जो बनाई गई है वो उसके आकार, उसके डिज़ाइन की वजह से वो पॉपुलर है। वो जो झाड़ी बनाई गई थी वो कहीं दूसरी जगह पाई गई नहीं, ऐसा माना जाता है। हडिंग सिंगनो जैन देरो भी है। इसके अलावा सरखेजनो रोजो, इसके अलावा रानी सिपरीनी मस्जिद, नगीनावाड़ी, ये सब जो है वो सबको अपने क्या बोल सकते हैं, गुजरात ना ऐतिहासिक महत्व धरावता स्थलों। तो ये अपने ध्यान रखना, कदाच ये पूछा है तो अपने को आना चाहिए, इसके लिए अपने समझ रहे, अपने पूरा चैप्टर समझ रहे, पूरा डिटेल में समझ रहे, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा हुआ है तो अपने को तकलीफ ना आवे और अपने वो छोड़ के ना आवे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। अब अपने बात करते हैं गुजरात के धार्मिक स्थलों की, कि ऐसे कौन से स्थल है जो धार्मिक है।
तो देखते हैं। द्वारकाधीशનું मंदिर, ये भी धार्मिक है। इसके अलावा अपने बात करते हैं शंकराचार्यનું शारदा पीठ, ये भी धार्मिक है। धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक स्थल का मतलब क्या होगा, धर्म से जुड़े हुए सब जो लोग हो गए वो सब वहाँ पे जाके उनकी आराधना करते हो गए, उनकी पूजा पाठ करते हो गए, या तो उनको जाके उनके जो फेस्टिवल जो उनके भराते हैं, ठीक है, त्यौहार जो भी उनके आते होंगे, तो वहाँ पे जाके पब्लिक वो स्थल को मानती होगी। तो देखते अपना धार्मिक स्थल સોમનાથનું મંદિર, इसके अलावा अंबाजी, बहुचराजी, महाकाળીનું मंदिर, मीरा दातर, ये मीरा दातर मुस्लिम के अंदर बहुत पाक पवित्र माना जाता है, ठीक है। રણછોડરાયજીનું મંદિર, શામળાજી वगैरह गुजरातना धार्मिक महत्व धरावता तीर्थ स्थलों से। तीर्थ स्थलों का मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो जाती है पब्लिक जाके ना वहाँ पे क्या करके आती है, तीर्थ करके आती है, वहाँ पे उनकी जो भी है आराधना है, जो भी उनकी है वो पूरी करके आती है, ठीक है। इसके बाद है चौथा सांस्कृतिक महोत्सव। तो जूने जूने महोत्सव कौन से अपना त्यौहार, कौन से जूने जूने जो मेड़े भराते महोत्सव। तो पहला है पोड़ो, कहाँ पे आया हुआ है, साबरकांठा जिले में। दूसरा है पतंगोत्सव, या और क्या बोला गया है, काकरिया कार्निवल, ये कहाँ पे आया हुआ है, अहमदाबाद में आया हुआ है। उसके बाद है तानारीरी महोत्सव, ये कहाँ पे आया हुआ है, वडनगर में। इसके अलावा रणोत्सव, ये कहाँ पे भराता है, आप सबको मालूम होगा, ये तो कच्छ के अंदर भराता है, ठीक है, रणोत्सव वगैरह गुजरातना जाણીતા सांस्कृतिक प्रवासन स्थलों છે। तो ये सब जगह जो है जूनी जूनी जो संस्कृति धराती है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं प्रवास के टाइम पे या तो वेकेशन के टाइम पे चीज़ें देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इसके बाद बात करते अपना मेड़ाओं की। मोढेराना मेड़ा कहाँ पे भराता है, ये मेहसाणा में, मेहसाणा ज़िले में। उसके बाद बात करते हैं पूनमનો मेड़ो, बनासकांठा ज़िले में भराता है। उसके बाद भवनाथનો मेड़ो, ये जूनागढ़ ज़िले में। उसके बाद तरणेतरનો मेड़ो सुरेंद्रनगर ज़िले में। उसके बाद ओढ़ानो मेड़ो, ये ढोलका अहमदाबाद ज़िले में। तो ये जो मेड़ों के भी अपनों ने नाम समझे, अभी अपनों ने जो मेड़ों के बारे में देखा है, ये मेड़ों के पूछाते हैं विकल्प। आपने देखा होगा कि जो जोड़ का जोड़ो, बराबर ना, जोड़ का जोड़ो आता है सेक्शन ए के अंदर, 1 मार्क्स में पूछा हुआ है कि मोढेरानो मेड़ो, और बाजू में आए गए होंगे कि मेहसाणा, बनासकांठा, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, तो क्या आएगा उसके अंदर, मेहसाणा, ठीक है। तो ये समझना, ये पूछा सकता है जोड़का के अंदर मेड़ाओ। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्मनी गुफाओं। तो गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीड़ा, जूनागढ़, शामળાજી, कोटेश्वर, तळाजा वगैरह स्थल है बौद्ध और जैन धर्मनी गुफाओं आवेली है। तो ये जो अपना नाम देखे वो सब जगह बौद्ध और जैन धर्म की गुफा देखने मिलती है। कौन से वडनगर, तारंगा, खंभालीड़ा, जूनागढ़, शामળાજી, कोटेश्वर, तळाजा वगैरह ये सब जगह। अब जो अपना बात कर रहे हैं मेन, इसके बाद ये जो पूछा था हर बार आईएमपी अपना बोल सकते हैं क्वेश्चन आंसर को, भारतीय वारसाना संदर्भમાં भारतीय वारसाना जतन और संरक्षण अंगे अपनी बंधारणीय फरजों जણાવો। ये हर बार पूछाता है और ये आपके अच्छे से याद करना ही है और इजी है सबसे। तो अपने इसके अंदर समझना क्या, सवाल देख के अपने को मालूम पड़ गया होगा कि इसका जतन और संरक्षण के बारे में ये पूछ रहे अपने को। तो अपने को उनके जतन और संरक्षण के बारे में ही अपने को उनको बताना है। तो इसके अंदर अगर अथवा में पूछा तो क्या बोले कि टूक नोट लखो, सांस्कृतिक वारसाનું जतन और संरक्षण विषय समझाओ। तो सबसे पहले अपना बंधारण के अनुच्छेद, जो बंधारण की अनुच्छेद आती है अलग अलग तरह की, तो उसके अंदर 51वीं जो अनुच्छेद है क के अंदर, उसमें सबसे पहले भारत के नागरिक की मूलभूत फ़र्ज का मतलब क्या होगा नागरिक की, कि उसको इसके वो कौन सी फ़र्जों से जुड़ा हुआ है, उसके कौन से फ़र्ज है, ठीक है। तो उसके अंदर छ, ज, ट, इसका मतलब अगर अपना गुजराती में बोलेंगे तो उसको 6, 7, 9 માટે सांस्कृतिक वारसाना जतन माटेनी फरजों है। तो अपनी एक मूलभूत फ़र्ज है सब लोगों की कि जो सांस्कृतिक जो भी सब चीज़ें वो सबका अपने जतन करना है, संरक्षण करना है, और अगर उसको कोई खलेल मुश्किल पहुँचाता है या तो उसको कुछ तकलीफ पहुँचाता है तो उसको अपने सामने कायदे की रीते पगला लेना। तो ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। सांस्कृतिक जो अपने जितने सब वार से जुड़े हुए वो सबका जतन और संरक्षण करना अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। देशना जंगलों, तળાવો, नदियों, सरोवरों તેમજ વન્ય પશુ પક્ષીઓ સહિત કુદરતી पर्यावरणનું જતન અને સંવર્ધન કરવું, આ જીવો પ્રત્યે દયા રાખવી। तो इसके अलावा भी अपनी जवाबदारी कौन सी है, अपने कौन सी चीज़ों का जतन और संरक्षण करना चाहिए।
तो जो जंगल है, जंगलों में आग लग जाती है तो ध्यान देना अपने को, कोई आग कैसे लगती है उस तकेदारी रखने, आग ना लगे। तड़ाव, नदियों, सरोवर गंदे ना हो, ठीक है, प्रदूषण पानी से। फिर इसके अलावा भी है वन्य पशु पक्षियों, जो वन्य जीव जो है अगर झाड़ कटने के वजह से वो खुद के घर छोड़ के ना फिर बस्ती शहर में आके ना हैरान करते हैं, तो ये इसका भी अपना सबका जतन और संवर्धन करना चाहिए। और सभी जीवों के प्रति अपना दया भाव रखना चाहिए, सभी को अपने देख के हैरान नहीं करना चाहिए, ना ही उनको अपने नुकसान पहुंचाना चाहिए, सबके प्रति अपने को दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते अपने देश ने जाहिर मिलकतों रक्षण करવું। और देश के जितने भी जाहिर मिलकत है, जाहिर मिलकत का मतलब क्या होगा, जाहिर मिलकत का मतलब ये है कि जो बगीचे हैं, जो भी सरकार से जुड़ी हुई, सरकार के मालिकी धराती हो जो चीज़, ठीक है, उसको अपना बोलेंगे जाहिर मिलकतों रक्षण करવું। इसके अलावा हिंसानो त्याग करવો। हिंसानो त्याग का मतलब क्या होगा कि जो पब्लिक या तो जो लोग नहीं एकदम गुस्से वाले होते हैं, तो इसके पहले पार्ट 1 के अंदर अपनों ने समझा था कि हिंसा का मतलब होगा जो क्रोध, जो गुस्सा धराते हो, और अहिंसा का मतलब क्या होगा, एकदम शांति से रहते हो, उसको बोलेगा अहिंसा। जिसके अंदर गुस्सा क्रोध ना हो उसको बोलेगा हिंसा। तो हिंसा का क्या कर देना चाहिए, त्याग। त्याग का मतलब क्या होगा, छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, बराबर, उसको बोलेगा त्याग कर देना, छोड़ देना। उसके बाद है अगला टॉपिक नेक्स्ट, भारतમાં પ્રકૃતિએ આપેલ ભૂમિ દ્રશ્યોની શુદ્ધતા, પવિત્રતા અને સુંદરતાની જાળવણી કરવી એ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે। तो ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ज़मीन की जितनी भी सब दृश्य है, पर्वत है, वनस्पति, जो जो चीज़ वस्तु है कुदरती, वो उस सब की जाणवणी करना अपनी नैतिक फ़र्ज है। नैतिक का मतलब क्या, अपनी खुद की मर्जी से। नैतिक का मतलब क्या होगा, अपनी खुद की फ़र्ज, अपने खुद की मर्जी से। सांस्कृतिक वारसाना प्रतीक, जो चिन्ह है, सांस्कृतिक वारसा के जो प्रतीक है। प्राचीन स्मारकों, जो जूनी जूनी स्मारक बनी गई है, सब किला है, ऐतिहासिक ताजमहल है, सब जो जो चीज़ें, कुतुब मीनार है, फिर कितने सब मंदिर भी है। तथा ऐतिहासिक અને ધાર્મિક મૂલ્ય ધરાવતા સ્થળોને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય અને તેમને જતન કરવું એ આપણા સૌની ફરજ છે। तो ये भी अपने पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन अपना ये था जतन और संरक्षण के बारे में, और जतन और संरक्षण अपना बंधारणीय फर्जों के हिसाब से अपने को बताना था। तो अपने एसएस की भाषा में पूरा अपनों ने देखा कि कलम जो 51 अनुच्छेद है, क, छ, ज, ट, इसका मतलब 6, 7, 9, वो सब के अंदर पूरी सांस्कृतिक वारसा की सब फर्जें दी गई है, और ये सब पूरा जो है वो दिया गया। तो ये अपने को याद करना है। तो आजकल ये अपना इतना है। और जो जितना भी स्टूडेंट्स है जो पहली बार देख रहे चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक शेयर कर सकते हैं, और दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको भी बता सकते हैं। और अगर कुछ पूछना हो या तो जो भी आपको हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो। अब अपना जो नेक्स्ट आएगा वीडियो लेक्चर, वो आएगा धोरण 6 से 10 तक, जो बेसिक मैथ्स होता है। ज़्यादातर जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ट्रायल करेंगे कि वो वाले वीडियो नाखेंगे। और आज का अपना एसएस का पहला चैप्टर 1 भारतનો વારસો 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन पूछा था। सेक्शन है सेक्शन सी में, ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, सेक्शन बी में, बराबर। थैंक यू।